नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अधिगम का ही है, चिन्ह का सिद्धांत। चिन्ह या संकेत भी कई जगह कहा गया है। अधिगम का चिन्ह का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक एडवर्ड चेस्ट टॉलमैन महोदय थे। टॉलमैन का चिन्ह का सिद्धांत, टॉलमैन साइन लर्निंग, साइन थ्योरी, साइन लर्निंग या साइन थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। टॉलमैन महोदय जो थे वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे और चिन्ह सिद्धांत जो उनका था, इस चिन्ह सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी 3 पुस्तकों में, पहली पुस्तक थी परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ये 1932 में प्रकाशित हुई। दूसरी थी ड्राइव्स टूवर्ड वार, 52 में, 1942 में। फिर तीसरी कलेक्टेड पर्पज इन कलेक्टेड पेपर्स इन साइकोलॉजी। ये 3 पुस्तकें जो थी, पहली परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, और दूसरी ड्राइव्स टूवर्ड वार, और तीसरी कलेक्टेड पेपर्स इन साइकोलॉजी। ये 3 पुस्तकें थी जिसमें इनके चिन्ह सिद्धांत का वर्णन मिलता है विस्तार रूप से। इनके अनुसार व्यवहार वस्तुनिष्ठ से, इनके अनुसार व्यवहार वस्तुनिष्ठ से निर्धारणीय उद्देश्य के अनुरूप नियमित होता है। वस्तुनिष्ठ से निर्धारणीय उद्देश्य के अनुरूप नियमित होता है, इसलिए उसे प्रयोजनपूर्ण व्यवहारवादी उनको कहा गया। मनोवैज्ञानिक प्रयोजन पूर्ण व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इनको कहा गया है। इन्होंने कहा था कि व्यवहार जो होता है वो वस्तुनिष्ठ से निर्धारणीय उद्देश्य के अनुरूप नियमित होता है। ठीक, इनको व्यवहारवादी, प्रयोजनपूर्ण व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा गया। इनका जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार हमारी सारी क्रियाएं, इस सिद्धांत के अनुसार हमारी सारी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी सारी क्रियाएं जो होती हैं वो उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती हैं। अधिगम की क्रिया में प्राणी का व्यवहार, अधिगम की क्रिया में प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम की क्रिया में प्राणी का व्यवहार जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि सभी क्रियाएं मनुष्य की, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी हो, उसकी सभी क्रियाएं जो होती हैं वो उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती हैं। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता है। और अधिगम की क्रिया में प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण ही होता है। ठीक, जैसे आप जान लो, उदाहरण के लिए जान लो कि एक कुत्ता है, एक कुत्ता है, उसका मालिक उसे भोजन के लिए एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालकर आवाज़ देता है। भोजन शाम को देने के लिए एक विशेष प्रकार की आवाज़, एक ध्वनि निकालता है, और वो विशेष प्रकार की ध्वनि सुनकर भूखा कुत्ता दौड़कर शीघ्र आता है। विशेष प्रकार की ध्वनि सुनकर भूखा कुत्ता जो है वो दौड़कर शीघ्र आ जाता है। ठीक, वह जानता है, अब दौड़ा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जितनी तेज़ी से दौड़ेंगे हम, उतनी तेज़ी से, उतनी ही जल्दी शीघ्र हम भोजन तक पहुंच जाएंगे और भोजन हमको मिल जाएगा। वह जानता है कि दौड़ने से उसे भोजन शीघ्र मिल जाएगा, इसलिए दौड़ता हुआ आता है, वो धीमे धीमे नहीं आता है। ठीक, और यहाँ उसका जो दौड़ना है वो ज्ञान पर आधारित है। यहाँ उसका वो, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, हाँ एक बार फिर से सुन लीजिए कि उदाहरण के लिए जैसे कुत्ते का जो मालिक है वो विशेष प्रकार की ध्वनि देता है कुत्ते के लिए,
ध्वनि सुनकर कुत्ता जो होता है, भूखा कुत्ता, वो दौड़ना सीख जाता है, दौड़ कर आता है। ठीक, ध्वनि सुनकर दौड़ कर आता हुआ जानता है कि दौड़ने से उसे भोजन शीघ्र मिल जाएगा। और आवाज़ से ज्ञात हो जाता है कुछ, जब कोई घर का स्वामी जो है, मालिक जो है आवाज़ देता है तो उसको ये ज्ञात हो जाता है कि उसे भोजन के लिए ही बुलाया जा रहा है, उसको खाने के लिए ही बुलाया जाता है। और इसका यहाँ दौड़ना ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि उसको पता है कि आवाज़ दिया गया है तो ये आवाज़ उसको खाने के लिए ही दिया गया है। उसको वो जो दौड़ने की क्रिया है वो इसीलिए तेज़ी से दौड़ता है कि ये आवाज़ तो दी गई है, खाने के लिए ही दी गई है, और जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएंगे उतना शीघ्र हमको खाना मिल जाएगा। यहाँ इसका जो कुत्ते का दौड़ना होता है वो उस ज्ञान पर आधारित है, उस ज्ञान पर आधारित है। यदि उद्दीपक में किसी प्रकार का अर्थ नहीं जुड़ा रहता, यदि उद्दीपक में किसी प्रकार का अर्थ नहीं जुड़ा रहता तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक, अगर उसके खाने का टाइम ना हो, उसको ये पता ना हो कि उसके खाने के लिए बुलाया जाता है, तो वो ध्वनि को सुनकर सीख दौड़ा नहीं जाएगा। ठीक, लेकिन उसको ये पता है, उसको ज्ञान है। तो यही कहते हैं कि यदि उद्दीपक में किसी प्रकार का अर्थ नहीं जुड़ा रहता है तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक, एक डिफिनेशन देते हैं टालमैन महोदय। टालमैन महोदय के अनुसार उद्दीपक में अर्थ उसी समय जुड़ता है, उद्दीपक में अर्थ उसी समय जुड़ता है जब वह किसी भी आवश्यकता और उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं। उद्दीपक में अर्थ उसी समय जुड़ता है जब वो किसी प्रकार की आवश्यकता और उद्देश्य पूर्ति में सहायक होता है। ठीक, ये टालमैन महोदय का कहना है। फिर हम अगले स्टेप पर चर्चा करते हैं। ये सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत अधिगम के प्रतीकों के बोध पर भी बल देता है, अधिगम के प्रतीकों के बोध पर भी बल देता है, इसलिए इसको प्रतीक अधिगम भी कहते हैं। अधिगम के प्रतीकों पर बल देता है इसलिए इसे प्रतीक अधिगम भी कहते हैं। ये प्रतीक आवश्यकता और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक रहते हैं। ये प्रतीक जो होते हैं ये आवश्यकता और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। व्यक्ति जब किसी क्रिया का अधिगम करता है तो उपस्थित उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक, व्यक्ति जब किसी क्रिया का अधिगम करता है तो उपस्थित उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है और उद्दीपक के चिन्ह का अर्थ सीखना है। ठीक, उद्दीपक के चिन्ह का अर्थ सीखना है। उसकी प्रतिक्रिया का आधार प्रतीकों और उद्देश्यों का प्रत्यक्षीकरण है, प्रतीकों और उद्देश्यों का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि जैसे उसके एक संकेत चिन्ह, एक चिन्ह उसके मस्तिष्क पर छप जाता है और उस चिन्ह को ही सीखना कहते हैं। कि जैसे मालिक की ध्वनि सुनी, उसके अंकित है, वो चिन्ह अंकित है कि अभी हमको भोजन के लिए आवाज़ दिया गया है, अभी हमको भोजन मिल जाएगा। तो उसका जो इस तरह से सीखना हुआ वो इसी तरह से सीखना हुआ। ठीक, जैसे थांडाई क्या कहते हो आप, पावलाव के सिद्धांत में वो ध्वनि जो थी वो ध्वनि से कुत्ता जुड़ गया था। ठीक, ध्वनि से जुड़ गया था, उसके मन में भोजन को लेकर, ध्वनि को लेकर एक चिन्ह बन गया था। ठीक, तो चिन्ह का अर्थ सीखता है, चिन्ह का अर्थ सीखता है और उसकी प्रतिक्रिया का आधार प्रतीकों और उद्देश्यों का प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक, एक बार पुनः सुन लेते हैं इसको कि यह सिद्धांत अधिगम के प्रतीकों के बोध पर भी बल देता है, इसलिए इसको प्रतीक अधिगम भी कहते हैं। ठीक, ये प्रतीक आवश्यकता और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। जो ये प्रतीक हैं ये आवश्यकता और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। व्यक्ति जब किसी क्रिया का अधिगम करता है, व्यक्ति जब किसी क्रिया का अधिगम करता है तो उपस्थित उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है। क्रिया का अधिगम करता है तो उपस्थित जो उद्दीपक उसके सामने उपस्थित होते हैं उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है और उद्दीपक के चिन्ह का अर्थ सीखता है, उद्दीपक के चिन्ह का अर्थ सीखता है। जैसे
मालिक ने विशेष प्रकार की ध्वनि निकाली। तो ध्वनि क्या थी विशेष प्रकार की? वो चिन्ह था, और उसका अर्थ उसने निकाल लिया कि इसका अर्थ यही है कि हमको भोजन अब मिलने वाला है। ठीक, अर्थ सीखता है। उसकी प्रतिक्रिया का आधार प्रतीकों और उद्देश्यों का प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक, ये चीज़। फिर अगले स्टेप पर हम चर्चा करते हैं कि चिन्ह सिद्धांत के अनुसार अधिगमी जो होता है, चिन्ह सिद्धांत के अनुसार अधिगमी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतीकों का अनुसरण करता है। जो सीखने वाला है वो उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए प्रतीकों का अनुसरण करता है और विषयी सामग्री में अर्थ सीखने का प्रयास करता है। जो विषयी सामग्री है उसमें अर्थ सीखने का प्रयास करता है। फिर एक और डिफिनेशन हम टॉलमैन की चर्चा कर लेते हैं। टॉलमैन महोदय कहते हैं कि टॉलमैन के अनुसार जो अधिगम प्राप्त करते हैं, जो अधिगम प्राप्त करते हैं उन लोगों का व्यवहार गतियों की अन्य, जो अधिगम प्राप्त करते हैं उन लोगों का व्यवहार गतियों की अन्य तांत्रिक श्रृंखला प्रदर्शित नहीं करता। गतियों की अन्य तांत्रिक तंत्र होता है, तांत्रिक श्रृंखला प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि यह प्रदर्शित करता है कि व्यवहार में बुद्धि कार्य करती है। व्यवहार में बुद्धि कार्य करती है। फिर से एक बार सुन लीजिए। टॉलमैन के अनुसार जो अधिगम प्राप्त करते हैं उन लोगों का व्यवहार गतियों की अन्य तांत्रिक श्रृंखला प्रदर्शित नहीं करती, बल्कि यह प्रदर्शित करता है कि व्यवहार में बुद्धि कार्य करती है। ठीक, अब नए स्टेप पर हम कह सकते हैं टॉलमैन के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिगम के 3 स्तर होते हैं। टॉलमैन की जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है हमने बताई, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिगम के 3 स्तर होते हैं। पहला संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा अधिगम, दूसरा प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम और तीसरा सूझ द्वारा अधिगम। ये 3 स्तर बताए गए हैं। फिर अगले स्टेप पर हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा में उपयोग। टॉलमैन के जो चिन्ह का सिद्धांत है, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है? शिक्षा में उपयोग, तो शिक्षा में उपयोग में हम सबसे पहले स्टेप पर कह सकते हैं कि प्रारंभिक अधिगम में, बालक के प्रारंभिक अधिगम में ये सिद्धांत उपयोगी है। दूसरे स्टेप पर कह सकते हैं कि अध्यापक को अधिगम क्रिया के लक्ष्य एवं प्रयोजन, अध्यापक को, नंबर 2, अध्यापक को अधिगम क्रिया के लक्ष्य या प्रयोजन तथा उसके साधन का फलीभांत स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, जिससे बालक अधिगम में रुचि ले सके। अध्यापक को चाहिए कि जो भी बच्चे को सिखाने जा रहा है, ठीक, जो क्रिया है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो उसका सिखाने का जो प्रयोजन है, उसको और किस साधन से सिखाया जाना है, इसको बच्चों के सामने, बालकों के सामने भलीभांत इसको स्पष्ट कर दें, जिससे उनका वो अधिगम में इंटरेस्ट ले। तीसरा है कि प्रभावशाली अधिगम तथा शिक्षण के संगठन के लिए क्रियाओं तथा विधियों पर बल। ये जो सिद्धांत है वो प्रभावशाली अधिगम और शिक्षण संगठन के लिए क्रियाओं और विधियों पर बल देता है। ठीक, चौथा क्या है? चौथी उपयोगिता इसकी है कि शिक्षक को उद्देश्य निर्देशित क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण करना चाहिए। उद्देश्य निर्देशित क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण करना चाहिए शिक्षक को। पांचवा है कि शिक्षक को ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ज्ञान की खोज कर ज्ञान प्राप्त कर सके। शिक्षक को ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ज्ञान की खोज कर ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक, और छठवां है बालकों की शिक्षा में अधिगम के संबंध या अनुकूलित प्रत्यावर्तन, प्रयास एवं त्रुटि तथा सूझ के सिद्धांतों का अधिकतर उपयोग करना चाहिए, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया को उत्तम बनाया जा सके। ठीक, ये शिक्षा में इसकी उपयोगिता है। ठीक, ये टॉलमैन का चिन्ह का सिद्धांत था, इसका संक्षिप्त सा ये परिचय था। धन्यवाद।